सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन कह दीजिए या इसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं। गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होगी, उस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन की, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा कि जब हम बीजांड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उस बीजांड के स्ट्रक्चर के अंदर बीजांड द्वार जो भाग होता है उसके ऊपर की तरफ बीजांडकाय की कोशिकाएं स्थित होती हैं। किसकी कोशिकाएं होगी? बीजांडकाय की सेल्स मिलेंगी, बीजांडकाय की कोशिकाएं वहां अपने को मिलेगी। यहाँ हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से इन गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि इनसे गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। लेकिन ये जो मेगास्पोर बनेंगे, ये गुरु बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं? इस मेगास्पोर मदर सेल से। तो सबसे पहले क्या होगा, बीजांड जो होता है, ओविल जो होगा, ओविल के पास जो बीजांड द्वार जो होता है, उस बीजांड द्वार के ऊपर की ओर बीजांडकाय की कोशिकाएं पाई जाएंगी। बीजांडकाय की कोई एक कोशिका, कोई एक जो सेल होगी, एक जो कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है। अधिक पोषण प्राप्त करके वो कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। आकार में बड़ी होने के कारण इसका केंद्रक भी बड़ा होगा, इसका जीव द्रव्य भी सघन होगा, इसके अंदर जो सेल ऑर्गन्स हैं उनका आकार भी बड़ा होता है। ये जो आकार में बड़ी जो कोशिका है, इस कोशिका को बोला जाता है परपशु कोशिका, या इसको आर्कीस्पोरियल सेल बोल देंगे। परपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल इसको कहा जाता है। अब ये जो परपशु कोशिका जो है, इस परपशु कोशिका में प्रीनत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? प्रीनत विभाजन होगा। इस आर्कीस्पोरियल सेल में प्रीनत विभाजन होने से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। 2 प्रकार की कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है। एक जो कोशिका है उसको बोला जाएगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और सेकंड जो कोशिका होगी उसको बोला जाएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन सेल उसको कहा जाएगा, सेकंड जो सेल होगी। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है, इसके द्वारा तो वॉल का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होगा। ये डायरेक्टली जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में रूपांतरित हो जाएगी।
प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके कारण एक जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 मेगास्पोर का निर्माण हो जाएगा, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु यहाँ पे बन जाएंगे। ये जो गुरु बीजाणु जो है एक रैखिक क्रम में स्थित होते हैं, रैखिक क्रम में स्थित होंगे चारों के चारों ग्रुप बीजाणु, यानी किस रूप में होंगे ये चारों के चारों जो ग्रुप बीजाणु हैं एक टेट्राड या चतुष्क की फॉर्म में, चतुष्क की अवस्था के अंदर चारों के चारों ग्रुप बीजाणु स्थित होते हैं। अब ये जो 4 ग्रुप बीजाणु जो हैं, इन 4 ग्रुप बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु, 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो अपहासित हो जाते हैं, अपहासित या रिड्यूस हो जाएंगे, अपहासित या रिड्यूस हो जाएंगे और केवल एक गुरु बीजाणु फंक्शनल या कार्यक्षम होता है, कार्यक्षम रहता है। एक ही ग्रुप बीजाणु फंक्शनल रहेगा, 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर हम ऐसा कहेंगे वो अपहासित या रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो 3 गुरु बीजाणु जो हैं जो अपहासित होते हैं, ये इस फंक्शनल गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। ये तीनों अपहासित होकर इस फंक्शनल गुरु बीजाणु, क्योंकि एक ही गुरु बीजाणु फंक्शनल रहेगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर को पोषण प्रोवाइड करने का कार्य, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो इन तीनों गुरु बीजाणुओं के द्वारा किया जाएगा, जो कि अपहासित होकर ऐसा करते हैं। और ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो जो निभाग छोर होता है, चेलेजल एंड जो होगा निभागी छोर जो होता है उसकी तरफ स्थित जो मेगास्पोर होता है वो ही फंक्शनल रहेगा, बाकी जो मेगास्पोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बाकी मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, ये जो प्रोसेस है फिर से देखिए, बीजांड द्वार के पास स्थित बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं उनमें से कोई एक सेल आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है, एक सेल का आकार बड़ा हो जाएगा। ये वो एक सेल है जो आकार में बड़ी हुई है। इस एक सेल को क्या कहा जाता है, आर्किस्पोरियल सेल कहा जाएगा, उसको परपशु कोशिका कहा जाएगा। इस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर परिणत विभाजन होगा जिसके कारण 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। इसमें विभाजन होने से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक तो द्वितीय कोशिका होती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरी जो है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका उसको कहा जाएगा। अब ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है ये सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये सीधे ही उसके रूप में कार्य करने लगती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में आगे कोई विभाजन नहीं होगा, बिना विभाजन के ही ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगी। अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होगी इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु जो है अपहासित हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु जो कि निभागी छोर पर होता है वही फंक्शनल रहेगा, वही कार्यक्षम होगा। और ये जो तीनों अपहासित गुरु बीजाणु जो है ये इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये तो है गुरु बीजाणु। आता है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का परिवर्धन, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे देखिए भ्रूणकोश या जो फीमेल गेमेटोफाइट है, भ्रूणकोश को ही क्या कहा जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट कहा जाएगा, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाएगा। एक ही बात है, चाहे भ्रूणकोश कह दीजिए चाहे इसको फीमेल गेमेटोफाइट कह दीजिए। अब इसका परिवर्धन किससे होता है, अभी हमने पढ़ा
कि जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होगा और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है कार्यक्षम गुरु बीजाणु जो है, ये कार्यक्षम गुरु बीजाणु का किसका निर्माण करता है? ये एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। एम्ब्रियो सैक का निर्माण इसके द्वारा होगा, या हम कह सकते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही होता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है अपने आकार में वृद्धि करेगा पोषण, क्योंकि बीजांडकाय की जो कोशिकाएं जो हैं वो इसको पोषण प्रदान करेगी और पोषण वहाँ से पोषण प्रदान करके ये जो मेगास्पोर जो है अपने आकार में वृद्धि करता है। और ये जो मेगास्पोर जो है, इस मेगास्पोर के आकार में तो वृद्धि होती है, जैसे जैसे इसके आकार में वृद्धि होती जाएगी ये गोलाकार आकृति में हो जाएगा, गोलाकार आकृति का हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मेगास्पोर जो है, इस मेगास्पोर के अंदर प्रारंभिक अवस्था में छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनेंगी। उसके बाद ये जितनी भी रिक्तिकाएं जो वैक्यूल्स होती हैं ये आपस से मिलकर एक बड़ी रिक्तिका, स्टार्टिंग में तो बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनेंगी और उसके बाद ये आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। ये कुछ परिवर्तन होते हैं इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ये मान लीजिए ये फंक्शनल मेगास्पोर है, कार्यक्षम मेगास्पोर है, और इसके अंदर अब विभाजन होता है। यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, इसके केंद्रक में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। और किस में होगा? केंद्रक में विभाजन होता है। इसे ध्यान रखने, केंद्रक इसका विभाजन करेगा। तो यहाँ पे कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे, और दोनों के दोनों जो केंद्रक होंगे वो ध्रुवों की तरफ होते हैं, क्योंकि बीच में रिक्तिका का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बीच में एक बड़ी रिक्तिका स्थित होने के कारण दोनों जो केंद्रक हैं वो ध्रुवों पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, ये पहला समसूत्री विभाजन है। अब दूसरा समसूत्री विभाजन यहाँ पे होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4 केंद्रक यहाँ बन जाएंगे। 2 केंद्रक यहाँ पे हैं और 2 केंद्रक यहाँ बन गए, टोटल 4 केंद्र की अवस्था बन गई। अब इसके अंदर फिर एक तीसरा समसूत्री विभाजन और होता है। तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे 4 ऊपरी छोर की तरफ और 4 जो हैं वो निचले छोर या निचले ध्रुव की तरफ केंद्रकों का निर्माण होगा। तो 8 केंद्र की अवस्था बनती है। तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें कंटिन्यूस इसके केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण वो जो मेगास्पोर जो है वो 8 केंद्र की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 8 केंद्रक हैं जिनमें से 4 ऊपरी ध्रुव की तरफ है और 4 जो है वो निचली ध्रुव या निचले छोर की तरफ होते हैं, इनमें से एक एक केंद्रक जो है, एक एक केंद्रक जो है वो मध्य में आता है, सेंटर की ओर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसके मध्य के अंदर दोनों छोरों से एक एक केंद्रक यहाँ मध्य में आके स्थित हो जाएंगे। तो एक केंद्र ये रहा और एक केंद्र ये रहा जो कि ऊपर से आए हैं, और यहाँ पे केंद्रकों की संख्या रहेगी 3, और यहाँ पर भी जो केंद्रक है उसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो अब इस अवस्था में केंद्रक तो 8 ही हैं, 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे आ गए, 2 केंद्रक मध्य में आके स्थित हो गए। अब यहाँ वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, भित्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसके कारण यहाँ ये जो केंद्रक हैं इन केंद्रकों के बाहर भित्ति का निर्माण होता है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ 7 कोशिकीय अवस्था 7 सेलुलर स्टेज यहाँ बनेगी। ये जो टाइप है इसको पॉलीगोनम टाइप कहा जाता है। कौन सा टाइप बोलेंगे इसको? पॉलीगोनम टाइप। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक जो है, प्राग कोश का परिवर्तन जो है वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसी प्रकार से एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसमें से ये जो 3 कोशिकाएं जो हैं जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती हैं, बीजांड द्वार वाले छोर की तरफ, ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें से 2 जो कोशिका हैं, 2 कोशिकाएं जो होती हैं उन 2 कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं इनको कहा जाएगा। सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं, और एक जो कोशिका होती है बीच में, ये जो सेल होगी
इस सेल को अंड कोशिका या एग सेल कहा जाएगा, इसको अंड कोशिका कह देंगे। तो 2 कोशिका जो है वो सहायक कोशिकाएं होंगी और 1 कोशिका जो है वो अंड कोशिका या एग सेल होती हैं। इनको कंपैरेटिवली अंड समुच्चय कहा जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से अंड समुच्चय कहा जाएगा। ये अंड समुच्चय है। उसके अलावा बीच में ये जो है ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाएगा। इसको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाएगा क्योंकि दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक जो है वो मध्य में आ जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और 2 केंद्रक होते हैं इसलिए इसको द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है। मध्य केंद्र जो होता है उसको द्वितीयक केंद्रक भी इसको बोल देंगे। ध्रुवीय केंद्रक या इसको द्वितीयक केंद्रक इसको कहा जाएगा। और ऊपर की तरफ 3 जो है, ये जो 3 कोशिकाओं का जो समूह है, 3 कोशिकाओं का जो समुच्चय है, इसको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। एंटीपोडल सेल इनको कहा जाएगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं इनको कहा जाएगा। आगे जो परिवर्धन की प्रक्रिया होगी, उस परिवर्धन की प्रक्रिया के अंदर ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है ये नष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा ये जो सहायक कोशिकाएं जो है जो अंड कोशिका के दोनों तरफ हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगी। अंड कोशिका जो है एग सेल जो है उसमें आगे इस प्रोसेस के थ्रू जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनेगा और उससे फिर आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। और ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक जो है वो आगे भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। एंडोस्पर्म का निर्माण जो है, भ्रूणपोष का निर्माण जो है इस ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक के द्वारा आगे परिवर्धन की प्रक्रिया के तहत होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स।